सर देश जब एक है तो सरकारें दो क्यों? मतलब देश के लिए केंद्र सरकार, वहीं राज्य के लिए राज्य सरकार। जबकि राज्य भी तो देश का ही एक अभिन्न अंग है। ऐसे में दो सरकार होने के नुकसान एवं फायदे क्या हो सकते हैं? मतलब 50 बरस की उम्र में जब से जाना है, 40 बरस से तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि राज्य सरकारें होती क्यों हैं। और राज्य सरकार होती हैं तो फिर केंद्र सरकार काहे को। एक हमारे दोस्त आए थे जर्मनी से, तो थोड़ी हिंदी जानते थे, तो उनने देखा मध्य प्रदेश सरकार की जीप चल रही है। फिर थोड़ी देर बाद देखी भारत सरकार की जीप है। तो पूछा भारत सरकार कौन है। मैंने कहा ये बड़ा वाला हिस्सा। तो ये मध्य प्रदेश सरकार कौन सी है, ये छोटा। तो ये अलग अलग काम कैसे एक जगह पे कर लेती हैं, इनमें टकराव नहीं होता है। मैंने कहा होता है। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कोई सुनता ही नहीं है, अगर विपक्षी दल के एमएलए हैं तो वो सुनते ही नहीं है। अगर विपक्षी दल का चीफ मिनिस्टर है तो वो आते ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल भी कई बार पूरा नहीं करता। और अगर विपक्षी दल की सरकारें हैं केंद्र और राज्य में, तो फंड वहीं जाता है जहां उनकी पार्टी की सरकार हो। फंड का दुरुपयोग होता है। तब ऐसे में प्राइम मिनिस्टर का डिक्टेट न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तक ही सीमित रह जाता है। कोई अत्याचार हो वो नहीं राज्य सरकार देखेगी। राज्य सरकार नहीं, केंद्र की गलती है। तो दोषारोपण करने के लिए एक मुद्दा मिल जाता है, एक व्यक्ति मिल जाता है, ये फायदा है। आप गलती की जिम्मेदारी लेने से बच जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा फायदा है। जब आप कर नहीं पाते हैं, आप इनएफिशिएंट हैं या आप करप्ट हैं, तो दूसरे पे दोष मढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि विपक्षी दल हो, दूसरा दल हो। फिर बाहरी लोगों को जो कई तरह के फायदे मिलते हैं, प्रेशर क्रिएट करना है राज्य सरकार पे तो केंद्र से प्रेशर क्रिएट कराओ। केंद्र सरकार पे अगर प्रेशर क्रिएट करना है तो राज्य सरकारों में हुड़दंग मचा दो। दूसरे कई देश जो आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वो ये प्रेशर कंटिन्यू रखेंगे, मीडिया में क्रिएट करते रहेंगे। आपके यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनाव होंगे, और चूंकि केंद्र सबको देखता है, इसलिए वो एक इलेक्शन कमिश्नर का जो नियम होते हैं कि 45 दिन या 90 दिन के पहले आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, बड़ा ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो पूरे 5 साल का समय इसी में बीत जाता है। तो चीजें वैसी चलती हैं। तो जो यथा स्थिति चाहते हैं उनके लिए बहुत फायदे की चीजें हैं, कुछ नया करने ही नहीं है। पूरी ब्यूरोक्रेसी एक मूल मंत्र है कि स्टेटस को रहना चाहिए, जैसी है वैसी, डिस्टर्ब मत करो। तो उनके लिए बहुत फायदा है, स्टेटस को बना रहता है। इनएफिशिएंसी चलती रहती क्योंकि हार्ड स्टेप आएंगे नहीं। सरकारें वैसी चलती रहती हैं, लूट खसोट चोरी चकारी सब वैसे ही। तो जो इनएफिशिएंट लोग हैं उनको बहुत मजा है, जो चोर बदमाश हैं उनके लिए मजा है। ये सब फायदे की चीजें हैं। जो आपके देश को लूटना चाहते हैं उनके लिए फायदे की चीजें हैं, क्योंकि आप कमजोर होंगे, लड़ते रहेंगे, तो फिर सामान कौन से लेंगे, बंदूकें अंदूकें लेंगे, कोर्ट कचहरी के धंधे चलेंगे, अस्पतालों के धंधे चलेंगे। तो ये सब धंधे वालों को बहुत फायदा है। अब प्रश्न आता है कि आपका देश आपका है या किसी और का है। तो मैं पत्नी से बात कर रहा था कि अपने घर में किसकी चलती है, तो मेरी पत्नी ने घूर के देखा मेरे को और बोला मेरी चलती है। किसके नियम चलते हैं? मेरे चलते हैं। मैंने पड़ोसी में शर्मा जी के यहाँ, बोले मिसेस शर्मा की चलती है। मैंने कहा और वो वर्मा जी के यहाँ, बोले उनकी चलती है। मैंने कहा अगर तुम्हारे नियम वर्मा जी के यहाँ चलें तो तुम क्या कहोगे? बोले परोक्ष में मेरा ही शासन चल रहा वर्मा जी के यहाँ। मैंने कहा 70 बरस हो गए भारत में, नियम तो वही चल रहे हैं अंग्रेजों के। तो अपन आज अंग्रेजों के हिसाब से ही चल रहे हैं क्या? ठप्पा लगा दिया सील तो क्या अपने हो जाएंगे क्या?
तो आज जितने नियम हैं भारत में, वो देश की तासीर के हिसाब से हैं ही नहीं। जो देश में इतना ज्ञान का बखान होता है, इतना अनुभव है, उसके हिसाब से है ही नहीं। तो चीजें अव्यवस्थित रहेंगी, और अव्यवस्था से लूटने वाले जो हैं उनको इससे फायदा होता है। आप देखोगे कि जो फ्लड रिलीफ होता है और ड्रॉट रिलीफ, उसमें कईयों के बंगले बन जाते हैं। ये नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं, सरकारी अफसरों के, मीडिया वालों के। और मीडिया पे कंट्रोल फॉरेन, आपकी कोई सुनता नहीं है। तो अफरा तफरी मचाए रखो, चीजें चलाते रखो, ये तो फायदे की बात है। अब नुकसान तो जो शरीफ आदमी है तथाकथित, हालांकि शरीफ वही होता है जिसको बदमाशी पूरी आती है और तब भी शरीफ है। मौका नहीं मिला और आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी पे प्रश्न उठ सकता है। आपको सारी बेईमानी आती है और तब भी आप ईमानदार हैं, तब होता है कि आप ईमानदार हैं। मौका मिला और लूट लिए तो फिर वैसी ईमानदारी नहीं, तो वैसी शरीफत को छोड़ दें। लेकिन जो शरीफ बेईमानी जान के भी शरीफ रहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उनको दिक्कत होती है और वो आंसू बहा रहे हैं तो दिक्कत है। राज्य में कमजोर जो हैं उसका प्रोटेक्शन, और जो बुद्धिमान है उसकी इज्जत जहां होती है, वो राज्य अच्छे होते हैं, खुशहाल होते हैं। तो जो नहीं है वो खुशहाली नहीं है। आप रात को आराम की नींद सो नहीं पाते, क्योंकि सवेरे आपको चिंता होती है कि बच्चे की फीस देनी है, स्कूलों की फीस बढ़ रही है, डॉक्टरों का ये हो रहा है, सब दूर इतना कमा रहे हैं तब भी पैसा है ही नहीं। काले धन खत्म करने की बात होती है, मोनेटाइजेशन करते हैं, 1000 का नोट बंद करते हैं और 2000 का चालू हो जाता है, करप्शन दुगना हो गया। काले धन की बात हुई और पता लगा अभी कि 50% स्विस बैंक में पैसा जमा हो गया, बढ़ गया। तो चीजें बहुत अजीब लगती हैं कि चल क्या रहा है। इसमें हमारी व्यवस्था दोषी है कि जो बदमाश आदमियों को पकड़ नहीं पाती, या व्यवस्था ऐसी है कि जो बदमाशों को प्रमोट करती है। तो फिर हमको ये कहना चाहिए कि सभी बदमाश रहो, बदमाशी सीखो। कॉलेज या स्कूलों में बदमाशी सिखाई जानी चाहिए, सारी शातिरताएं कॉलेज स्कूलों में, कोर्ट कचहरियों में न्याय उसके हिसाब से हो। तो ये एक निर्णय लेने की समय है, और ये समय भी वैसा ही है। आध्यात्मिक जगह में कहते हैं कि ये समय एक्सपोज का है, चीजों को सरफेस में लाएगा, और जो बेकार हैं वो एलिमिनेट होंगे, जो ठीक हैं वो चलेंगे। तो एक्सपोजर एंड एलिमिनेशन के राउंड में बहुत सारे लोग गायब हो गए और बहुत सारे लोग होने वाले हैं, और ये भारत में नहीं पूरी दुनिया का चल रहा है। आप देखोगे कि जो बहुत बड़े युद्ध होते हैं उसमें सारे बदमाश एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। अगर युद्ध का आयोजन ना हो तो बदमाश एक तरफ इकट्ठे ना हो, तो बदमाशों को खत्म करने के लिए भी युद्धों का आयोजन होता है। ऐसे एक्सपोजिशन का माहौल बनता है कि जिसको लूटना है लूट लो। तो जितने के दिल में इच्छा होगी, मन में इच्छा होगी, कोई कसर होगी बदमाशी की, वो आके करेंगे। और ये समय होता है कि उनको ट्रैप करने का, उनको ग्रैब करने का। तो आज अगर आप अच्छी तरह से चलने की कोशिश करें तो चीजें चल सकती हैं बहुत आसानी से, कम समय में। अब शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये प्रश्न है। कि 2 राज्य हैं, केंद्र शासन है, फिर म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव है, फिर पंचायत का चुनाव है, फिर मंडी का चुनाव है, फिर कोऑपरेटिव। आप तो 2 ही बोले, 10-15 तरह की चीजें, ग्राम के पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री तक। गांव में क्या राज्य सरकार उसको कोई पूछता नहीं, सरपंच की चलती। तो इंडिविजुअलिटी को खतरा है,
अगर आप समाज के हिसाब से नहीं चलें तो हुक्का पानी बंद। और दूसरी तरफ अगर कलेक्टिविटी ज्यादा हो जाए तो आप कंक्रीट के जंगलों में घूम रहे हैं, इतने सारे नियम। तो एक हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहिए है कि सरकारें कैसी हैं। तो पूरे इतिहास में हम जो पूरे दुनिया के लोगों से 5-7 हजार लोगों से पूछे कि सरकार अच्छी कैसी होनी चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने एक उदाहरण दिया कि वेस्ट में एक सेमिनार हुआ कि सबसे अच्छी सरकार कौन सी हो सकती है। तो एक मंत्री ने कहा वहां पे एक देश के कि हम में से जो 200-250 लोग बैठे हैं, किसी भी समय अगर वो असहाय आशा रहित महसूस करे, उसके पास पैसे ना हो, परेशानी, तब उसकी सरकार से क्या इच्छा होगी, वैसी इच्छा अगर सरकार पूरी कर सकती है तो वो सर्वोत्तम होगी। और उस कॉन्सेप्ट से वेलफेयर गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। तो वेस्ट में जनता की सब चीजें करना डेमोक्रेसी में शुरू हुई। करों का बढ़ना शुरू हुआ, कई देशों में 50-69% तक कर आए। जहां तेल निकलता उनने कहा हम तो मुनाफा कमा रहे हैं, कर क्यों लगाना है, मुनाफा बांट लेते हैं। जैसे लूट की बूटी बांटते वैसे जमीन से आ रहा बांटते, जिम्मेदारी को भूलते हुए कि हमारी दुनिया के लिए भी जिम्मेदारी है, जिस जमीन से ले रहे हैं उसके लिए भी जिम्मेदारी है। तो जो वेलफेयर गवर्नमेंट थी वो सारा पैसा एक तरफ और फिर वापस। भगवान का जो नियम होते हैं वो सिंपल होते हैं कि लोकल एज वेल एज ग्लोबल। हर परिवार को बच्चे दे दिए पालने के लिए। भगवान चाहता तो 15 साल का बच्चा पैदा करता है एक साथ, पैदल चल सके, वो छोटा सा करता है, माँ बाप दे दिए तुम पालो। फिर माँ बाप बूढ़े हो गए तो बच्चे पाले। शासन की तरह वो वेलफेयर गवर्नमेंट की नहीं कि बूढ़ों का काम हम देखेंगे, हम पेंशन देंगे, हम वृद्ध आश्रम बनाएंगे, बच्चों के लिए बाल गृह बनाएंगे। वो माँ बाप दे दिए, एक फैमिली दे दी कि चलाओ, चीजें अच्छी होती। फिर छोटे छोटे काम है वो समाज को दे दिए आपने, अपनी जिम्मेदारी, तुम ये काम, पानी का काम करना, तुम नल का काम करना, तुम जूते का काम करना, तुम कपड़े का, तुम खेती, आपस में एक समूह और वही नियम। बढ़ गए, आपको ज्ञान बड़ा हो गया तो ज्यादा दूर बांटो, ज्यादा कर सकते ज्यादा दूर बांटो। तो परिवार, समाज, और फिर बड़े काम करने के लिए एक सरकार। तो पूरी दुनिया में जो पूछा उसमें एक वेलफेयर गवर्नमेंट आई। भारत में जितने लोगों से हमने पूछा तो अधिकांश तुमने नारा भी सुना होगा और ये हमारा अनुभव भी है कि सबने राम राज्य की बात करी कि राम राज्य होना चाहिए। यार क्या है कैसा है ये नहीं पता इस देश में, जबकि सबसे ज्यादा कृष्ण को पूजा जाता है, लेकिन राज्य के मामले में राम राज्य की बात हुई क्योंकि सब चीजें मर्यादा में थी। कहते भी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो आध्यात्मिक जगत में जब हमने पूछा कि ऐसा राम राज्य में क्या था कि जो अनजाने अनचाहे हमारे खून मज्जा में समाया हुआ कि राम राज अच्छा है, हम बोल देते हैं, ऐसा क्या था। तब वो कहते हैं कि जैसे हमारा पेट है, सारा खाना खुद लेता है, खाता है, बट वो पैरों को भी देता है, छाती को भी देता है, दिमाग को भी देता है। ऐसे ही समाज की व्यवस्था कि जो गृहस्थ आश्रम है, जो पैसा कमाएगा वो सर्विस जो सेवा कर रहे हैं उसको भी देगा, बच्चों को भी पालेगा, अपने बुजुर्गों को भी पालेगा, और सन्यासियों को, सिर को भी पालेगा जो दिमाग देंगे। समाज में अगर जो व्यवस्था है कि अगर व्यापारी बनिक वर्ग कमाएगा तो वो सर्विस क्लास को पैसा देगा, वो फोर्सेस को पैसा देगा, रूलर को पैसा देगा, और रिसर्च डेवलपमेंट प्लानर में जो जुड़े हुए ब्राह्मणों को पैसा देगा। तो घर में, परिवार में गृहस्थ आश्रम वाला पैसे कमाएगा और वो वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य और सन्यास को, समाज में व्यापारी पैसा कमाएगा, वो सर्विस क्लास को, तीनों को देगा।
जैसे पेट देता है। फिर कहते हैं कि वो 12-12 साल की चीजें चलती हैं। तो पैसे का विभाजन भी उसी हिसाब से कि अगर आपने 100 रुपये कमाए तो एक्सपेंडिचर पैटर्न कैसा होगा। भारत में 16 आने थे, 6 पैसे का एक आना, 16 आने, ये पूरे के पूरे विभक्त। 24 पैसे गृहस्थ रखेगा, 24 पैसे ब्रह्मचर्य में, 24 पैसे वानप्रस्थ में, 24 सन्यासियों को, तो सरकार को। तो कहते हैं कि गृहस्थ में हस्बैंड वाइफ, ब्रह्मचर्य में बेटा बेटी, उनके माता पिता, वानप्रस्थ में माँ बाप, और फिर सन्यास में कोई जिया नहीं जिया, वो समाज सन्यास में चले गए। तो पूरी जेंडर इक्वलिटी थी, स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं, पैसे डिस्ट्रीब्यूशन में। काम में भी तुम घर के काम संभालो, हम बाहर के संभालें, ये एक चीजें थी। सरकार में जो चीजें हैं, जो बड़े काम करनी है, तो अगर आप गृहस्थ आश्रम में 24, ब्रह्मचर्य में 24, वानप्रस्थ में 24, और जो 24 सन्यास में बचा है, जो लोग सन्यास आश्रम चले जाते हैं, तो कहते हैं कि कोई बचा नहीं बचा, तो 12% आप उनको दे दो, 12 एक समाज को दे दो कि समाज चला सके, क्योंकि सन्यासी घर से चले गए वानप्रस्थ के बाद ही। तो 12 समाज को दे दो, 12 सरकार को दे दो, जिससे कि वो आराम से चल सके। तो धर्म में आपने प्रवचनों में सुना होगा कि 12% धर्म को दो, 1/8, वो वहां से आया है। 1/8 सरकार को दो टैक्स। तो जो सरकार 1/8 से ज्यादा टैक्स लेती है वो गलत हो जाएगी। लेकिन राज्य शासन, केंद्र शासन, इतने चुनाव हैं, इतने सारे कुक हैं, सबको बनाना है, सबको खाना है, तो रसोई बिगड़ गई, खुराक खत्म हो गई, सबको पैसा चाहिए, इसलिए टैक्स बढ़ाए जा रहे हो। तब अगर आप चीजें समाज की समाज को सौंपोगे तो राज्य सरकार की जरूरत नहीं है, फिर इतने सारे दंगे नहीं, चीजें आसानी है। करेंगे कैसे, ये बहुत प्रश्न आता है। जो अभी प्रधानमंत्री हैं वो 4 साल से बोल रहे हैं, और एक नीति आयोग कर भी रहा है कि कुछ को डिफर कर दो राज्य सरकार को, कुछ को एक्सटेंड कर दो। मेरा सबमिशन है कि राज्य सरकार की जरूरत, इतने मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑर्डर्स की जरूरत क्या है गवर्नेंस की। सिंगल ऑर्डर हो, करने वाला बेचारा परेशान। जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उसको कोई डायरेक्शन नहीं मिलता, तो वो अपना का मन मर्जी का करता है, नौकर मालिक हो गए। और अनफॉर्चुनेट पार्ट तो यह है कि डेमोक्रेसी में सभी नौकर हैं, और ये खेल खेला जाता है जो 3-4 डेमोक्रेसी में और पिछले 300 वर्ष से खेले जा रहे हैं, वो नटशेल में ये है। पहले कि रोजमर्रा की चीजें सस्ती होनी चाहिए, सबने कहा हाँ ये तो होना चाहिए भाई, तो उन्होंने कहा ठीक है सब सस्ती हों। इसका परिणाम ये हुआ कि रोजमर्रा की चीजें जो पैदा करने वाले थे वो सस्ते में उपलब्ध हो गए, और देश में 70% जनता ऐसी है जो खेती का काम करती है, रोजमर्रा की चीजें पैदा करती है, वो गरीब हो गई। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई सबको पैसे की जरूरत होती, सबने कहा हाँ होती, तो जो चुने हुए प्रतिनिधि आएंगे जनता की, उनको भी पैसे की जरूरत बोले हाँ। तो फिर अगर मंथली पैसा दें तो कैसा रहे, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मंथली पैसा देने लगे। मंथली पैसा देते हैं, दूसरी तरफ से कहा किनको, जो नौकर होते हैं, तो वो सब नौकर हो गए। प्रधानमंत्री नौकर हो गया, प्रेसिडेंट नौकर हो गया, क्योंकि मंथली तनख्वाह मिलती है। पूरी दुनिया में सिर्फ इंग्लैंड में अभी, या जहां किंगडम चल रहे हैं, उनका बजट देते हैं, वो पैसा नहीं देते कि आप इतना बजट है, खत्म हो जाएगा तो और ले लो, मंथली कुछ नहीं है, जितना आपको खर्च करना है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तनख्वाह बंद होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की तनख्वाह बंद होनी चाहिए, जितना खर्च करना है करो। भारत में कहते हैं कि एमएलए एमपी तब बनना चाहिए जब तुम्हारी आवश्यकताएं खत्म हो जाए। वानप्रस्थ से नीचे तो होना नहीं चाहिए, 48 से नीचे आप जिम्मेदारी है तो आप में लालच आएगा, आप उससे फायदा लोगे। तो जब फायदा लेने की नीयत खत्म हो जाए तब आपको सत्ता के पद में,
तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट तो 72 से 84 साल का होना चाहिए, जिसकी बिल्कुल इच्छाएं नहीं, और जो वो कर रहा है समाज के लिए ही है। 48 से नीचे तो कोई बनना ही नहीं चाहिए। चुनाव में सुधारों की जरूरत है। जब तक चुनाव में सुधार नहीं होंगे तब तक पैसा ऐसे ही खर्च होगा प्रचार में। और चीजें ये है कि आप पैसा लाते कहां से हो। सबको पता है कि आप व्यापारिक घरानों से लेते हो, तो जीतने के बाद उनको ऑब्लाइज तो करोगे ना जहां से लोगे। तो जितना बड़ा वोटर होगा, वोट बैंक्स होंगे, उतना ज्यादा खर्चा फालतू में। समस्या इतनी है कि 18 वर्ष में आप वोट लेने लगे, क्योंकि जितनी संख्या होगी उतने ज्यादा बेवकूफ होंगे, क्योंकि समझ तो उनमें होती नहीं है। ये तो सरकार भी बोलती है 21 वर्ष में शादी की समझ आती है, 25 में दारू पीने की समझ आती है। तो समझ तो है नहीं 18 से 25 की, आप वोट ले रहे हो, सरकार बना रहे, क्योंकि आप बेवकूफ आसानी से बना सकते हो। तो वो एक उम्र हो जहां आप आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकें, उसने दुनिया देख ली, बच्चे पाल लिए, तब आप जितने वोट कम करेंगे 48 से बाद। और बूढ़ों को क्या करना, तुम बन जाओ, पगल का बेटा बन जा, सही से चलाए, उनको भी वोट डालने की जरूरत नहीं है। वो तो जब फंस जाओ तब कभी पूछ लो उनसे। तो ये जो राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें और नीचे की सरकारें, सिंगल गवर्नमेंट, नीचे एक कंसल्टेटिव कमेटी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नीचे अगर एमएलए रखना है तो वो एमएलए रहे। तो जैसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर चलते हैं, रेलवे चलती है, कि जोनल ऑफिसेज हैं, वो जोनल ऑफिसेज हो सकते हैं। आप 3-4 एमपीज को मिला के एक जोनल, एग्जीक्यूटिव हैज टू बी अंडर देम। आज पूरी दुनिया में नौकरशाही मालिक है। डेमोक्रेसी ये हो गई, गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट, ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। नए नए आईएएस से इंटरव्यू में पूछा जाता है, आपको कल पॉलिटिकल प्रेशर आएंगे तो कैसे हैंडल करेंगे? नहीं नहीं, मैनेज कर लेंगे। एज इफ दे आर द गवर्नमेंट। व्हेन आई सेड यू आर द सर्वेंट्स, व्हाट you are talking of managing the politician, you have to accept the orders. सेक्रेटरी को कैबिनेट सेक्रेटरी, मंत्री का दर्जा, नौकर कितना भी बड़ा हो उसको नौकर की तरह। और ये पूरा देश स्वतंत्र है, तो आप एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं, आपकी चॉइस है, निकल के आ जाओ, आप फ्री हो जाओ। तो ऐसा नहीं कि मैं उस क्लास को कुछ बोल रहा हूं, बट जो जिसकी ड्यूटी असाइंड है वैसा काम करे। तो एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल सिस्टम इज नीडेड, बट स्टेट गवर्नमेंट इज डेट्रीमेंटल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, पीस एंड हार्मोनी ऑफ द कंट्री। छोटे छोटे चीजें चाहिए। ये आया इसलिए कि भारत जब 47 में आजाद हुआ तो बहुत सारे रजवाड़े थे, तो उन्होंने कहा चलो राजा नहीं हुए, चीफ मिनिस्टर हुए, तो अपना एक राज्य बनाओ, अब मैं चीफ मिनिस्टर। तो ये जो पुराने रजवाड़ों की दिमाग में भरी हुई, ये निकलने की थोड़ी जरूरत है। और ये लीड भारत को करनी होगी, क्योंकि जितने यूनाइटेड स्टेट थे, जितने फेडरल स्ट्रक्चर थे, यूएसएसआर टूटा, यूगोस्लाविया टूटा, एक अकेला देश ऐसा है जो जर्मनी यूनाइट हुआ। हो सकता कल यूएसए भी टूटे, क्योंकि इतने सारे स्टेट्स रखोगे तो टूटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इंटर क्लासेस होना जरूरी है, तो जब एक है तो एक दिखना चाहिए, तब मैसेज आप कर सकते हैं, तब चीजें कर सकते हैं, तब हम यहां से कहीं जाएं हमको दिक्कत नहीं। तो जो भाषाओं के रूप में, क्षेत्रीयता के रूप में थोड़ा उसकी जरूरत नहीं है। छोटे छोटे यूनिट जो गवर्न हो सके, जो लोकल गवर्नमेंट बना सके, और उनमें चुनाव नहीं ज्यादा, एक चुनाव बाकी चयन। तो कंसल्टेटिव कमेटी की जरूरत है, वहां एक्सपर्ट्स उस कंसल्टेटिव कमेटी में हो। इतना बड़ा जुडिशरी का नेटवर्क की जरूरी नहीं है, वो जूरी लोकल करे, कोर्ट एक हो जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो या इंटरनेशनल इश्यूज हो, उस पर कोर्ट की जरूरत है। बड़े
बाकी सब लोकल लेवल पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसके अंडर चीजें चले। आईएएस को इतना जो दे रखा वो जरूरत नहीं है, वो सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शिफ्ट होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव, बाकी उसके नीचे रहे। तो ये जरूरी है। अब ये ब्रॉडर डिस्कशन की जरूरत है, इस पे उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और अगर हम वाकई में करना चाहते हैं, मेरी इच्छा तो है, तो ये जो 2019 का चुनाव है, इस पे थोड़ी चर्चा के बाद जनमत संग्रह कराया जा सकता है पूरे देश में कि राज्य सरकारें चाहिए कि नहीं, और एक डिस्कशन करके फिर दूसरी चीजें कि कैसी सरकार चाहिए। ये 6-8 महीने में चीजें हो सकती हैं। तब वो प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं कि एक साथ चुनाव हो, उस चुनाव की ही जरूरत ना पड़े राज्य सरकारों की, आप खुल के काम कर सकें। हाँ, आप अगर गलत करते हैं तो क्या होगा, एक प्रश्न आता है। तब कुछ मापदंड होने चाहिए कि आप जाके ऑफ द सेल्फ कुछ चीजें नहीं खरीद सकें। आपके लिमिटेशंस होने चाहिए कि आप 1 टन सोने से ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप पार्लियामेंट का परमिशन लें। 10 टन सोना से वैल्यू ज़्यादा है तो पब्लिक में जाएं। कितनी वैल्यू है, आप चीज़ों को बेच नहीं सकते कि टैक्स पेयर की जनता जो टैक्स से कमाया आपने आपने कहा हम चला नहीं सकते तो हम हवाई जहाज बेच देंगे, हम जिंक की फैक्ट्री बेच देंगे, हम ये फैक्ट्री बेच देंगे। अगर आप फैक्ट्री नहीं चला सकते तो सरकार कैसे चला सकते? प्रबंधन अगर आप गड़बड़ाया तो कुछ सिलेक्शन होने चाहिए कि आप इतने काम कर सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा करना है तो देश की कंसल्टेटिव कमेटी एक फॉर्म होना चाहिए। चाइना में है जैसे एक 2600 लोगों की एक कंसल्टेटिव कमेटी है, प्रोविंसेस हैं, वो एक यूनिट की तरह चल रहा है। कुछ चाइना से सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भारत में ऐसे ही था। तो जो राम राज्य की बात करते थे, राम राज्य में आध्यात्मिक जगत में बात ऐसे ही होती है कि सबके काम बटे हुए हैं, आश्रम व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, सभी के चीजें बटी हुई, और 5वीं जाति को भी पूजा जाता है जो साधुओं की कहलाती है। और उसके ऊपर भी कोई जी गया वो अतिथि हो गया, उसकी तिथि नहीं है, जहां जाए उसका स्वागत हो। तो वह सरकार जहां कमजोर को सुरक्षा दी जाए एंड विजडम्स आर रिस्पेक्टेड, इज्जत को जहां बुद्धिमत्ता के लिए समर्पित किया जाता है, वो सरकारें अच्छी। तो ये एक अगर हम कवायद करते हैं तो जो फालतू का 2-4 लाख करोड़ रुपए चुनाव में हम खर्च करते हैं जो दिखता है, और जिसके दम पे मल्टीनेशनल खेलती हैं आपके देश में, क्योंकि चुनाव के लिए पैसा चाहिए, हम चुनाव के लिए कंट्रीब्यूट करते नहीं। तो जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो ओपन सीक्रेट है कि विदेशों से बहुत पैसा आता है, तो आप विदेशों को ऑबलाइज होते हैं, आपका पैसे का खर्चा ही खत्म हो गया, चाहिए ही नहीं। तब आपकी करेंसी 65 रुपये डॉलर, 80 रुपये यूरो की जरूरत नहीं, हो सकता है एट पार भी आए। तो खर्चे कम करने हैं, और कवायद हम आज से शुरू करेंगे कि हमको स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जनमत संग्रह कराना है। और जो भी टिपिकल इश्यूज हैं, इवन कॉन्स्टिट्यूशन का भी, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट गॉट वैलिडिटी फ्रॉम द पब्लिक, जिसके नाम पे आप चुनाव कराते हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी करा लो, तब जाके हम अपने तासीर के हिसाब से चल पाएंगे। और भारत जब तक अपनी तासीर से नहीं चलेगा तब तक ठीक से नहीं चल पाएगा। आध्यात्मिक जगत में एक और जो बड़ी बात चर्चा चलती है कि सतयुग में चीजें वेल डिफाइंड थी, इसलिए लंबा चला हुआ, चीजें आसानी से उपलब्ध होती थी। त्रेता में ब्राह्मणों को थोड़ा आया कि हम बहुत बड़े हैं, तो रावण का राज्य आया, टैक्स साधुओं के खून से भी वसूला जाने लगा,
तो चला के अब ब्राह्मण अकेले नहीं चला सकते हैं, और वो क्षत्रियों को शिफ्ट हुआ त्रेता युग में। द्वापर में क्षत्रियों ने राजा ही अंधे हो गए, तो भाई क्षत्रियों से भी अकेला नहीं चलेगा, वो कृष्ण के बाद कर्ण और वो, तो सर्विस क्लास शूद्रों को प्रोपिगेट हुआ। आज कलयुग में कहते हैं कि वो शूद्र चला रहे हैं, सर्विस क्लास चला रही है और इनको पैसा चाहिए, तो परोक्ष में सर्विस क्लास, अपरोक्ष में बिजनेस। सारे दूर व्यापार में आप भाषण सुनोगे कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ मिशनरी, वी आर बिजनेस इन द सर्विस, हम लोगों की सेवा करने के व्यापार में संलग्न। बड़े हास्यास्पद शब्द है, बट ये सुनाई देते हैं। लोग व्यापार करने लगे और इस चक्कर में देह व्यापार दुनिया में बढ़ गया। अगर कोई कुछ नहीं कर सकता तो वो करेगा। जैसे ब्राह्मण रावण के ज़माने में टैक्स नहीं दे सकते तो खून से दिए। तो इस तरह की चीज़ें खत्म होने की ज़रूरत है। रामराज की परिकल्पना आध्यात्मिक जगत में कहते हैं कि वेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, रेवेन्यू, असेट्स, ये जरूरी है तीनों आयाम पे, पानी में, जमीन पे, आकाश में। दैहिक, देविक, भौतिक, तीनों सुख तो आराम से मिलेंगे। तो ये डिस्कशन करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आई एम रेडी, जितना ज्ञान है, जितना आशीर्वाद है वो हम कह रहे हैं, और करने की भी अगर ज़रूरत होगी तो करेंगे। बाकी देश का भविष्य अच्छा है। लेट्स गॉड ब्लेस इंडिया। थैंक यू।